हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम यहाँ पर हर दिन टॉप 12 न्यूज़ को डिस्कस करते हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं 14 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हाल ही में नासा ने जो घोंसली गैलेक्सी डिस्कवर की है उसके बारे में क्या चीज़ें और बताई हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ये देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड किस इंडियन को मिल गया है। और यहाँ पर हम तीसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे तालिबान के बारे में कि जो तालिबान रजीम है अफगानिस्तान में, उन्होंने अपना पहला डिप्लोमेट इंडिया के अंदर किसको अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इन तीनों क्वेश्चंस के अलावा भी बहुत कुछ है आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में हमारे वीडियोस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है क्योंकि हम इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ रिवीजन भी अच्छे तरीके से करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आप पूरा फ़ायदा उठा सकें। हम टाइम टू टाइम बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ और लेक्चर्स लाते रहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारे चैनल पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्विक रिवीजन पे आते हैं। क्विक रिवीजन हम करते हैं पिछले एक दिन का, यानी कि एक दिन पहले हमने जो 12 करंट अफेयर्स किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था 13वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 जो हुआ था उसमें किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इनका नाम है जेसी बकले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ पर साबित हुए वैगनर मोरा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया हैमनेट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने कर दिया है। तो ये शुभारंभ किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 3 था भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है। तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 था राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 हमने कब मनाया है। तो 12 जनवरी को, और इस साल के लिए हमने थीम रखी है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ कर दिया है। तो ये किया है आईटी मद्रास में। नेक्स्ट था अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तेल और गैस व्यापार पर नकेल कसने के अभियान के तहत किस रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को पकड़ा है। तो ये था मैरिनेरा। क्वेश्चन नंबर 7 था अवतार ग्रुप द्वारा जारी टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो ये है बेंगलुरु का शहर। टॉप 3 शहर इसमें कौन से हैं। पहले स्थान पर बेंगलुरु था, दूसरे पर चेन्नई और तीसरे पर पुणे। क्वेश्चन नंबर 8 था नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है। तो ये है कतर। यहाँ पर फोकस कंट्री थी स्पेन, और इस इवेंट के लिए हमने थीम रखी है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान @75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं MS ट्रिपेस ऐप, और इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 10 है जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 था भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के। और क्वेश्चन नंबर 12 था जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट को शुरू किया है। आंसर है गुजरात। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। इनको हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन के डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर जरूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझा था। ठीक है, चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले एक साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर।
ये छोटा सा सैम्पल है हमारे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना होने पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। जीएस की टेस्ट सीरीज़ लगाना है तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्री टेस्ट यहाँ है, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स और भी बहुत कुछ। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक यानी डिप्लोमैट किसे नियुक्त कर दिया है। तो अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान का फिलहाल कब्जा है तो इन्होंने इंडिया के अंदर अपना पहला डिप्लोमैट अपॉइंट कर दिया है नूर अहमद नूर को, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान ने नूर अहमद नूर को अपने भारत स्थित दूतावास में राजनयिक नियुक्त किया है। वो नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में चार्ज डी अफेयर्स के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत में किसी अफगान राजनयिक की ये पहली नियुक्ति है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अफगानिस्तान के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं। एशिया महाद्वीप में ये स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर है काबुल और मुद्रा चलती है यहाँ पर अफगानी। संसद का नाम इनके क्या है, शूरा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नूर अहमद नूर। तालिबान के बारे में 2025 में एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया था और वो क्या था, जो रशिया देश है, रशिया देश जो है वो पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने फॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज किया था तालिबान को एज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान को कोई भी देश अफगानिस्तान की गवर्नमेंट नहीं मानती है, ठीक है। तो रशिया पहला देश बना था जिन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था एज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो ये कब का करंट अफेयर्स है, ये लगभग जून या जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स है आपका। तो आपको याद रखना है कि रशिया ऐसा करने वाला पहला देश बना था, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी है नियुक्ति की, तो चलिए हम 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेनेजुएला की नई कार्यकारी राष्ट्रपति बन गई हैं डेल्सी रॉड्रिगेज। क्यों बनी है इसके बारे में हमने पिछले 1-2 लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि यूएसए ने वेनेजुएला देश के ऊपर अटैक किया था, जिसके बाद जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, इनको इन्होंने बंदी बनाया। एज अ रिजल्ट जो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिगेज, इनको फिलहाल एक्टिंग राष्ट्रपति बना दिया गया है, ठीक है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन हैं, ये है लुकास फिलिप। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बन गई हैं शेखाल नोवेस। कहीं पर भी पहली बार कोई महिला अपॉइंट होंगी तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कार्यकारी निदेशक बने हैं उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO बन गए हैं मिस्टर संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं डैनियल कैट्स। यूनेस्को के नए महानिदेशक हैं आपके खालिद अल लनानी और ये इजिप्ट देश को बिलोंग करते हैं। आयुसीएन प्रजाति अस्तित्व आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर विवेक मेनन। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष बने हैं गेनाडी गोलोफ्किन, ठीक है। फ्रेंड्स, ये 2025 की आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकता है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इनको फ्यूचर के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एक बार फिर से यहाँ पर क्योंकि किसी हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल अवार्ड है वो हाल ही में दिया गया है स्वाति शांता कुमार को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मेजर स्वाति को यह सम्मान जेंडर श्रेणी के तहत उनके उत्कृष्ट प्रोजेक्ट समान भागीदार स्थायी शांति के लिए दिया गया। मिशन मेजर स्वाति वर्तमान में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात हैं। याद रखिएगा किस मिशन पर हैं, ठीक है। और वो भारत की पहली ऐसी मिलिट्री एंगेजमेंट टीम का नेतृत्व कर रही हैं जिसमें केवल महिला अधिकारी शामिल हैं, ठीक है। ये इनके सारे खास बातें हो गई। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड दिया गया है स्वाति शांता कुमार को, ओके।
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल की यहाँ पर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा इसमें कुल 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 5 जो इसके मेंबर्स हैं वो परमानेंट होते हैं यानी वो स्थायी होते हैं, और 10 इसके जो मेंबर्स हैं वो अस्थायी होते हैं यानी कि नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं, ये तो चेंज होंगे नहीं, तो ये 5 मेंबर्स इसके हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस एंड यूके। इनके नाम आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है जब तक कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनमें से 5 जो कंट्रीज़ हैं वो हाल ही में जनवरी 2026 में अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। कौन से नए इसमें 5 देश शामिल हुए हैं, तो पहला देश इसमें है बहरीन, दूसरा देश है कोलंबिया, तीसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चौथा है यहाँ पर लातविया और 5वां है लाइबेरिया। ये जो 5 देश हैं इनका जो टेन्योर है वो जनवरी 2026 में अभी रिसेंटली शुरू हुआ है 5 और कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। 5 कंट्रीज़ इसमें पहले से थी, और याद रखिएगा कि इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका 2 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इसमें 5 और मेंबर्स कौन से थे पहले से। अगर आपको थोड़ा भी याद है तो आप कॉमेंट्स में लिखिएगा, अगर आपको 1 या 2 नाम भी याद हैं तो भी आप कॉमेंट में लिख सकते हैं, ताकि जो आपकी हैबिट है रिकॉल करने की वो डेवलप हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जनवरी 2026 में इसरो का इस वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था जिसमें कुल 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए हैं। तो विच रॉकेट वाज यूज्ड फॉर इसरोज फर्स्ट फेल्ड मिशन ऑफ द ईयर इन विच 16 सैटेलाइट्स वर लॉस्ट इन स्पेस, ठीक है। इस रॉकेट का नाम है यहाँ पर PSLV C62। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं। तो 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था PSLV DL, और इसी के साथ ये PSLV की 64वीं नंबर की उड़ान थी। इसमें मुख्य पेलोड था आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1, जिसका नाम अन्वेषा भी है, जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। ये रॉकेट तीसरे चरण के दौरान अपने रास्ते से भटक गया, और इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाचित 1 और स्पेन का केस्ट्रेल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमने PSLV C62 रॉकेट यूज़ किया था इसरो के फर्स्ट फेल्ड मिशन ऑफ द ईयर के लिए, जिसके अंतर्गत हमारे 16 सैटेलाइट्स स्पेस में जाके खो गए हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में ज़रूर आपको याद रखना है। और इसरो की यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसरो अपना 3rd जो लॉन्च पैड है वो बहुत जल्द बनाने वाला है। कहाँ पर? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, ताकि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें। फिलहाल हमारे पास 2 लॉन्च पैड मौजूद हैं, और जो इसमें पहला लॉन्च पैड है वो PSLV के लिए है और दूसरा लॉन्च पैड जो है वो GSLV के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। इसरो का जो तीसरा लॉन्च पैड है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर में बहुत जल्द ही स्टैब्लिश होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस मेघालय हाई कोर्ट में कौन बन गई हैं? इनका नाम है न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो रेवती मोहिती डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? उन्होंने सौमेन सेन का स्थान लिया है, ठीक है। मेघालय उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। मुख्य पीठ इसकी शिलांग में है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता इसकी मेघालय है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति रेवती मोहिती डेरे, क्योंकि ये पहली बार फीमेल चीफ जस्टिस बनी है मेघालय हाई कोर्ट में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इंडिया के चीफ जस्टिस की बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, क्या अभी तक कोई हमारी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है? ये क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आना चाहिए। तो आंसर है नहीं, ठीक है। अब तक इंडिया के अंदर कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट फीमेल जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई थी, इनका नाम था फातिमा बीवी। ये क्वेश्चन कई बार स्टैटिक फैक्ट में आपसे पूछा जाता है कि इंडिया की फर्स्ट जज कौन है, जो कि फीमेल जज कौन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में गई थी। आंसर है फातिमा बीवी। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ जज थी, चीफ जस्टिस कभी नहीं बनी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो हमारे चीफ जस्टिस कौन है? इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, और ये हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इन्होंने रिप्लेस किया था अभी नवंबर में जस्टिस BR गवई को, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का त्यौहार है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
पोंगल उत्सव मुख्य रूप से भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से क्या क्या मतलब है कि ओरिजिनली ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है, लेकिन और भी राज्यों में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये एक 4 दिन का फसल उत्सव होता है जो सूर्य देव और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए समर्पित है। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप वही आंसर लिखेंगे जहां पर प्रीडोमिनेंटली ये फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में हम मनाते हैं। तेलंगाना में एक इंपॉर्टेंट फ्लोरल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है बथुकम्मा, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बथुकम्मा नाम का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो तेलंगाना में, साथ ही आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ये मनाया जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि जहाँ पर प्रीडोमिनेंटली ज़्यादातर मनाया जाएगा उसी को हम आंसर मानेंगे। तो बथुकम्मा तेलंगाना का त्यौहार माना गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह एक त्यौहार है जिसका नाम है युगाड़ी, ये मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में एज सच कोई फेमस फेस्टिवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर खजुराहो का नाम लिख सकते हैं। खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है और अभी बहुत रिसेंटली ये शुरू होने वाला है। कब? फरवरी 20 को, फरवरी 2026 को ये फिर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? इंडियन आर्मी ने साझा शक्ति नाम के एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया है। किस लिए? सिविल और मिलिट्री एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने के लिए। कहां पर किया है ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो महाराष्ट्र के पुणे शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। साझा शक्ति अभ्यास जो है ये कहाँ पर हुआ? पुणे के डिग्गी रेंज खड़की मिलिट्री स्टेशन में। प्रतिभागी इसमें कौन थे? इसमें भारतीय सेना के साथ साथ 16 प्रमुख नागरिक एजेंसियां शामिल हुई, जिनमें महाराष्ट्र पुलिस, CISF, फोर्स 1, फायर ब्रिगेड, NDRF और पुणे नगर निगम शामिल थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसने ऑर्गेनाइज किया। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या इसको इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया, या फिर इंडियन नेवी ने, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड ने, या फिर इंडियन एयरफोर्स ने। तो आपको याद रखना है कि साझा शक्ति नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज की थी और कहाँ पर करी है? महाराष्ट्र के पुणे शहर में। ठीक है, इसी तरह से एक इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल अभी फिलहाल हुई थी कुछ दिनों पहले चाइना के द्वारा। चाइना ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था एक्सरसाइज जस्टिस मिशन, और कहाँ पर किया था? तो इन्होंने ताइवान का जो एरिया है वहाँ पर किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जस्टिस मिशन नाम की जो एक्सरसाइज थी वो किसने कंडक्ट की? चाइना ने। कहाँ पर की है? तो ताइवान के रीजन्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2026 में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं सक्रिय एयरलाइन बन गई है? तो कौन सी हमारी 5th एक्टिव इंडियन एयरलाइन है जिसने ज्वाइन किया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आकाश एयर। ठीक है, तो आकाश एयर अब उन चुनिंदा भारतीय एयरलाइनों के समूह में शामिल हो गई है जो IATA की सदस्य हैं। अन्य 4 सक्रिय सदस्य कौन कौन से हैं? पहले है एयर इंडिया, दूसरा है एयर इंडिया एक्सप्रेस, तीसरा है इंडिगो और चौथा है स्पाइस जेट। ये जो सदस्यता है ये आकाशा एयर को वैश्विक विमानन मानकों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के साथ सहयोग करने में मदद करने वाली है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आकाश एयर। फाइन, इसी के साथ अगर हम बात करें कि इंडिया की पहली वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट से आप क्या समझते हैं? वाटर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी एयरपोर्ट जितना पानी कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा रिप्लेनिश कर रहा है। ठीक है, और इंडिया के अंदर पहला एयरपोर्ट जो कि फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है वो कौन सा है? वो है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा क्योंकि पहली बार ऐसा वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंडिया में बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2026 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतिया आकाशगंगा की खोज करी है। इस खोज को क्या नाम दिया गया है? तो नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है इसने घोंसली गैलेक्सी डिस्कवर कर ली है स्पेस में। इसका नाम रखा गया है क्लाउड 9। ठीक है, ऑप्शन है घोस्ट एक्स। घोस्ट एक्स के साथ आप कंफ्यूज कर सकते थे ऑप्शंस में, लेकिन आंसर यहाँ पर करेक्ट है क्लाउड 9। तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 नामक एक अनोखे ताराहीन बादल की खोज की है। ये ब्रह्मांड की शुरुआती गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया का एक अवशेष है। इसमें केवल डार्क मैटर और न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस मौजूद है। ये करीब 1.4 करोड़ लाइट ईयर दूर है। अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो मेजियर 94 नाम की एक स्पाइरल गैलेक्सी के पास ये मौजूद है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि घोंसली गैलेक्सी किसने डिस्कवर की है? तो नासा ने, और अपने किस टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम रखा है क्लाउड 9। ठीक है, नासा का हाल ही में एक और ऑर्बिटर था जिसका नाम है मेविन मार्स ऑर्बिटर। ये
कुछ दिनों पहले न्यूज़ में था, क्योंकि इसके साथ जो नासा का कनेक्शन था वो लॉस्ट हो गया था, वो खो गया था। ठीक है, मेविन जो इनका ऑर्बिटर था, ये कौन से प्लैनेट की ऑर्बिटिंग कर रहा था, तो मार्स के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया था, और पिछले दिनों इसके साथ जो इनका कनेक्शन था वो टूट गया, इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में आ गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जनवरी 2026 में भारत ने पहली बार कहां पर आयोजित वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। तो आपको बताना है कि ये बैठक कहां पर हुई थी जहां पर पहली बार भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस शहर में, ए ऑप्शन। ठीक है, तो वीमर ट्रायंगल में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड देश शामिल हैं। कौन से देश शामिल हैं जरूर याद रखिएगा। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया है। ये पहली बार है जब किसी गैर यूरोपीय देश को इस त्रिपक्षीय समूह की मंत्री स्तरीय बैठक में आमंत्रित किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इस बैठक का उद्देश्य है भारत और प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच रणनीतिक समन्वय को और अधिक मजबूत बनाना। ठीक है, तो कौन से देश के बीच की ये ट्रायंगल है, वीमर ट्रायंगल? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इसमें इंडिया ने पहली बार हिस्सा लिया है, और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो फ्रांस के पेरिस शहर में। ठीक है, फ्रांस के पेरिस शहर में किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? याद रखिएगा, यूनेस्को का। ठीक है, और यूनेस्को के फिलहाल हेड कौन है? इनका नाम है खालिद एल अनानी। पीछे हमने रिवीजन में भी देखा था इनका नाम, और ये इजिप्ट देश को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ ये पहले मिस्र के व्यक्ति हैं जिनको कि यूनेस्को का हेड बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में भारतीय नौसेना ने उत्तरी बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस शहर में एक नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है? तो इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है कि वो अपना एक नया नेवल बेस एस्टैब्लिश करने वाले हैं हल्दिया में। किस लिए? मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए हमारे नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है। ये बेस कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ से नौसेना के जो जहाज हैं वो सीधे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकेंगे, जिससे कि हुगली नदी के रास्ते लगने वाला लंबा समय बचने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक नया नेवल बेस इस्टेब्लिश होगा हल्दिया में। इंडियन नेवी ने यह अनाउंसमेंट किया। इंडियन नेवी डे हम कब मनाते हैं? तो हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कुमार संगकारा को हाल ही में पीछे कर दिया है विराट कोहली ने, और इसी के साथ विराट कोहली अब सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने श्रीलंका के कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ये उपलब्धि वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल की। और सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज फिलहाल कौन है? सचिन तेंदुलकर भारत के ये प्लेयर हैं, और 34,357 रन इन्होंने कुल बनाए हैं। तो अभी तक सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले ये बल्लेबाज फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, विराट कोहली। रोहित शर्मा इंडियन प्लेयर है। जो रूट की बात करेंगे तो ये ब्रिटिश प्लेयर है, यानी इंग्लैंड प्लेयर है, और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है अग्नि सरासुलो विकसितिंचेना कमलम द्रौपदी मुर्मू, इसके लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है यार लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी ने। तो आंध्र विश्वविद्यालय में सड़कों की सफाई करने वाली महिला स्वच्छता कर्मी लक्षम्मा के हाथों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका शीर्षक ये था, और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो यार लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के ऊपर जब किताब लिखी जाती है तो वो किताब का नाम आपको याद रखना है, और इसके लेखक का नाम भी याद रखना होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपने हर क्वेश्चन की डिटेलिंग अच्छे से समझा होगा, आपने हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम हमेशा आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जिससे कि ये पता चले कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो इसी वीडियो में से होते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, जनवरी 2026 में इसरो का इस वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? दूसरा प्रश्न है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? और तीसरा प्रश्न है, कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर अगर आपको ये फील होता है कि करंट अफेयर्स में
जो आपकी नॉलेज है वो इम्प्रूव हो रही है, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा फीडबैक कमेंट में डाल दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स होते हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।